आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का अपना नेक्स्ट चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने एल्कीन्स चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। अब हमारा अगला चैप्टर होगा एल्कीन्स। इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले हम वही बात करते हैं, एल्कीन्स चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद मैंने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी चैप्टर में तीन बातें आपको स्टडी करनी होती हैं। सबसे पहले उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम साइड में फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो हमारे पास जो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार एल्कीन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम एल्कीन्स के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमारे पास होता है CnH2n, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो n की वैल्यू 1 लेने पर यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2। तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि दो बॉन्ड तो यहाँ पर कार्बन की है और दो बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये आपके पास एल्कीन पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलिए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू 2 लेते ही यहाँ पर आपके पास दो कार्बन होंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा C2H4, और C2H4 को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपके पास जो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन होती है वो यही होती है, दो कार्बन की। इस बात को ध्यान देना, आपके पास सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होता है, CH4 होता है, एक कार्बन का। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करता हूं सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सी होती है, दो कार्बन की होती है, क्योंकि एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल होती ही नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास C3H6। इसको कैसे बनाओगे आप, इसको बनाने का तरीका है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपको इसमें एक पाई बॉन्ड का सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे। ये सारी बेसिक बातें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर n इक्वल टू 4 है, और n इक्वल टू 4 में क्या हो जाएगा C4, और आपके पास यहाँ H8 आ जाएगा। अब इसको बनाने के दो तरीके होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो तरीका होगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, या तो मैं डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर ले लूं, या फिर मैं इस बार क्या करूं CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3। इस बार मैं टर्मिनल पोजीशन की जगह बीच में डबल बॉन्ड को ले लेता हूं। तो ये आपके पास एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, कभी भी एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल होता ही नहीं है। सिंपलेस्ट एल्कीन आपके पास ये होता है, और जिसका नाम भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, एथीन होता है। अब अगर मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मुझे यहां बात क्या समझ में आ रही है, आपके पास इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देखो यहां पर दो टर्म आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है अनसैचुरेटेड। हम यूं कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब है कहीं ना कहीं आपके पास यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और जब भी कहीं पर आपके पास किसी सिस्टम में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम बोलेंगे वहां पर आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है। फिर सुनिएगा, जब भी आपके पास किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम समझ जाएंगे वहां पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा। इसीलिए क्योंकि एल्कीन में अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर उठाओगे तो यहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। और हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, एक तो कार्बन है और यहां पर दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड या फिर इसके डेरिवेटिव्स, इन सभी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये सारी केमिस्ट्री हमने बहुत अच्छे से सीख रखी है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूं, एल्कीन्स का ही हमारा दूसरा नाम होता है ओलेफिन्स। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको ओलेफिन्स कहने का कारण क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ओलेफिन्स जो है वो लैटिन वर्ड से आया है। ओलेफिन्स किससे आया है, लैटिन वर्ड से आया है, जिसमें
एक का मतलब तो है आपके पास ओलियम, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, और एक आपके पास फेसेर का मतलब होता है टू मेक। तो एक्चुअली कहानी क्या होती है यहां पर कि आपके पास जो इथीन होता है, अच्छे से समझ रहे हो, ये एल्कीन है, ये इथीन क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपके पास इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि आखिरकार इसकी केमिकल रिएक्टिविटी किस तरीके से है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है, और ये कंपाउंड कैसा होता है, ऑयल की तरह होता है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ओलिफिन्स कह देते हैं। क्या देते हैं, ओलिफिन्स कह देते हैं। इतनी बात समझ मारिए। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। अब हम एल्कीन्स के एक थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, जहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन और इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री की रिगार्डिंग बात करते हैं। मान लो अगर मैं आपके सामने इथीन ही मॉलिक्यूल लेता हूं, तो इथीन मॉलिक्यूल आपके पास कुछ ऐसा है, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बोलिए, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन आपके पास इथीन होता है, ये बात आपको एकदम अच्छे से पता है। अब इस सिंपलेस्ट एल्कीन में यहां पर ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं यहां पर बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, तो यहां पर बॉन्ड एंगल आपके पास 120 डिग्री होता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी ज्योमेट्री होगी, वह ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने के कारण इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड एंगल रहेगा वह कितना रहेगा, 120 डिग्री होगी। अब अगर मैं थोड़ा सा इसका बॉन्डिंग पैटर्न समझाऊं कि आखिरकार बॉन्डिंग कैसे फॉर्म हो रही है, किस तरह से बॉन्ड का सिस्टम है, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊं, तो एक्चुअली कहानी क्या है, एक तो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है। आपको पता है इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो यहां पर आपके पास 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, तो मैंने इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता हूं, तो यहां पर भी कुछ इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अरे बोलिए, जैसे ही आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे तो एक तो ओवरलैपिंग आपको यहां पर दिख रही है, फिर एक ओवरलैपिंग आपको यहां पर हाइड्रोजन के साथ दिख रही होगी, फिर एक आपको यहां पर हाइड्रोजन के साथ दिख रही होगी, फिर आपको एक यहां पर इस हाइड्रोजन के साथ और एक यहां पर इस हाइड्रोजन के साथ। मतलब आपने कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना चुका है। अब बात करते हैं, ये जो आपके पास एक बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। आखिरकार ये किस तरह से फॉर्म हुआ है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब भी कोई एक मॉलिक्यूल बनता है उसमें सबसे पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब मैंने यहां पर अभी तक जितनी भी बॉन्ड बनाई हैं वह सभी क्या है, यहां पर H और H हैं सारे के सारे, वह सभी की सभी सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। लेकिन अब मैं अगर यहां पर पाई बॉन्ड बनाने जा रहा हूं तो आपको पता है एक सिग्मा के बाद दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अगर मैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसा है, यहां पर आपने प्योर ऑर्बिटल बना दिए, क्योंकि हमेशा जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा प्योर ऑर्बिटल दिखाएंगे, और इस तरीके से दोनों ही प्योर ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो ये आपके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आखिरकार क्या क्या तरीके होते हैं, किस किस तरीके से हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सभी तरीकों को एक एक करके स्टडी करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स की प्रिपरेशन। और एल्कीन्स की प्रिपरेशन के हमारे पास क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। आपके पास जो डिफरेंट मेथड है, जिसमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइंस। तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला आपके पास मेथड होता है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अभी हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में कि आखिरकार एल्काइंस का रिडक्शन किस तरीके से आपके पास एल्कीन्स का फॉर्मेशन करता है।
उसके बाद जो अगला टॉपिक है, अब जितने भी मैं ये कुछ रिएक्शंस लिखूंगा ये सारे के सारे एलिमिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट है। मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसके अंदर ये सारी मैंने रिएक्शंस को डिस्कस कर रखा है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये वाला टॉपिक हम स्टडी करेंगे इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। इसके बाद अगला रिएक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फिर अगला रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम हॉफमैन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, हॉफमैन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसके बाद अगला रिएक्शन होगा हमारे पास कोप्स एलिमिनेशन। फिर अगला रिएक्शन होगा हमारे पास पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। अब अगर मैं इन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, ये जितनी भी आपको ये वाली रिएक्शंस दिख रही हैं ये सभी आपके पास क्या है, एलिमिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है। याद करो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, तो उस समय मैंने आपको डिस्कस किया था, ये सारी की सारी रिएक्शंस वहां पर समझाई थी। तो यहां पर हमें इसके मैकेनिस्टिक पार्ट पे नहीं जाना है, मैं आपको बस इसके एक दो एग्जांपल्स यहां पर बता दूंगा और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसीलिए पढ़ाने वाले लोग पढ़ाते हैं एल्कीन्स में ही एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन हमने ऑलरेडी एलिमिनेशन वाला पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिक टू एडवांस सारा कवर कर चुका है, तो हमें अब यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन है वो है फ्रॉम डाई हैलाइड्स, और डाई हैलाइड्स में दो हैं, या तो जैम डाई हैलाइड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो जैम डाई हैलाइड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हम विसिनल डाई हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सभी के हम रिएक्शंस बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। इसके बाद जो 8th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमारे पास है विटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ी एडवांस्ड केमिस्ट्री की रिएक्शन है ना, ये थोड़ी सी एडवांस केमिस्ट्री है, क्योंकि अगर आप लोग जेईई मेन और नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप कार्बोनिल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ जाके आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास 9th नंबर रिएक्शन होगी कोलवेस रिएक्शन, और एक लास्ट रिएक्शन होगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोगों ने पिछले केस में डिस्कस किया था आखिरकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो हम ये देखेंगे कि एल्कीन्स को भी किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 मेथड्स हैं, जिस बुक्स में जितना मिल सकता था डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट जगह पर, वो सब मैंने एक जगह यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। अपनी टीचिंग की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है, आपको यहाँ पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं पर भागने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिकली बेसिक से, जहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th लेवल का आपका बोर्ड का पेपर हो, चाहे 12th का हो, चाहे BSc का हो, IIT, फिर आप चाहे कितने भी हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एक सिस्टमैटिक जो होता ना कि हमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, फिर क्वेश्चंस मिले, वो यहीं से मिलने वाले हैं आपको एकदम, तो भागने की जरूरत नहीं है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। इसको देखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब देखो, अगर मैं एल्काइंस के प्रिपरेशन की बात करता हूं तो यहां पर हम टोटल 3 रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहां पर लाइन खींच देता हूं, ठीक है, ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो हमारे पास यहां पर क्या है, एक एल्काइन है, ठीक है, और ये इस तरीके से मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लिया है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आपके सामने सबसे पहले तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर आप प्लेटिनम भी ले सकते हो या फिर पैलेडियम भी ले सकते हो। दूसरा H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, और या फिर आप CaCO3 भी ले सकते हो। और आखिरी आपके पास है Na लिक्विड NH3,
जो कि हम -78 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर 3 डिफरेंट रिएजेंट है, लेकिन तीनों का रोल क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक तरीके से तीनों ही से हाइड्रोजन ऐड होंगे। अब देखो, जब मैं इस वाले केस में बात करता हूँ तो आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप कुछ इस तरीके से ही करवाने वाले हो, यहाँ पर H और H इस तरीके से। अरे पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर मैं इस वाले केस में बात करूंगा तो जरा ध्यान समझना, ये C है, ये C है, यहाँ पर R, यहाँ पर R और यहाँ H और यहाँ H। इस वाले केस में क्या होगा, आपके फिर से H लगा है, यहाँ पर R, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर R, यहाँ पर R, तो आपके पास यहाँ पर H। तो आपके पास यहाँ पर तीनों ही केस में क्या हुआ है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। H2 मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। लेकिन अगर आप जरा ध्यान से एडिशन समझोगे तो यहां पर एडिशन में भी चेंज है। देखो, ऊपर वाले में तो आपके पास सिंपल एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो आप यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टॉपिक पढ़ा होगा, तो इसको आप सिस बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर ये दोनों सेम साइड हैं और यहां पर ये दोनों आर अपोजिट साइड हैं, तो इसको आप बोल सकते हो ट्रांस। क्या बोल सकते हो, ट्रांस। तो यहां पर आपके पास सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में आपके पास ट्रांस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये जो आपने रिएजेंट लिया है, ये जो रिएजेंट लिया है, ये है आपके पास लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो बहुत पॉपुलर सवाल बनते हैं यहां से जेईई एडवांस लेवल पर भी। जब भी आप लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे तो आपके पास वहां पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। फिर से सुनो, जब भी आप वहां पर लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करोगे तो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और जब भी आप वहां पर बर्च रिडक्शन यूज करोगे, बर्च रिडक्शन, अगर आपने रिएजेंट केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से फॉलो किया हो तो मैंने ये सारे रिएजेंट्स को बता रखा है, तो आपके पास ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जेईई एडवांस लेवल तक पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये सिंपली क्या है, ये सिंपली आपके पास कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आपके पास जो एल्काइंस पर रिडक्शन होता है वो 3 रिएजेंट के साथ आप समझ सकते हो। सबसे पहला आपके पास रिएजेंट है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, यहां पर सिंपल पाई बॉन्ड हटाओगे, 2 सिग्मा लगाओगे, H लगा दोगे। दूसरा लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो आप यहां पर नोट में ध्यान रखोगे, NOTE नोट में ध्यान रखोगे। नोट में सबसे पहला पॉइंट ध्यान जो रखना है वो ये रखना है, जब आप कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करवाने के टाइम आपके पास यहां पर यदि कोई एल्काइन है तो एल्काइन के सामने यहां पर आपके पास H2 और मेटल आ रहा है कोई भी एज अ कैटलिस्ट, तो आपके पास यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन ना होकर एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एल्कीन क्या होता है, अनस्टेबल आइसोलेट नहीं कर पाते, तो यहां पर डायरेक्टली क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखो, यहां पर आप इस तरीके से करवा दोगे। और दूसरी बात जो याद रखनी है कि जब आप लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हो तो लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात जो आज हम सीख रहे हैं। और तीसरी बात जो हमारे पास आ रही है कि जो हमारे पास बर्च रिडक्शन कह लो, बर्च रिएजेंट कह लो, जब भी आपके पास Na या मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 हो तो आप कह सकते हो बर्च रिएजेंट होता है, तो वहां पर आपके पास ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। बोलिए, क्या आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? अब अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी रिएजेंट केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हो, भले ही वो हाई लेवल के, लेकिन मैंने उसमें एकदम सिस्टमैटिकली पहले रिडक्शन, फिर मैंने वहां पर ऑक्सीडेशन, इस तरीके से सारे पार्ट्स कवर करवा रखे हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स एक एक करके कवर है। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एकदम क्लियर है? यहां पर जो बात ध्यान रखनी है वो सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, वहां पे जब कॉन्सेप्ट्स आएंगे तब वहां पर आपको और क्लैरिटी आएगी चीजों में। ठीक है, आइए दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन डिस्कस करते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसका नाम है हमारे पास
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। आखिरकार इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको यहां पर नाम से ही बहुत सारी चीज समझ में आ रही है। डी मतलब क्या होता है, रिमूवल एक तरीके से, है ना। हाइड्रो मतलब हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन, और हैलोजन आपके सामने दिया ही गया है, और हाइड्रोजन और हैलोजन से बनने वाला कंपाउंड HX होता है। तो हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ HX, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो, जब भी आपके पास हाइड्रोजनेशन हो तो एडिशन की हम बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी आपके पास हेलोजनेशन हो हम लोग एडिशन ऑफ हेलोजन की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रो, डी लगा रहे हैं तो डी मतलब होता है रिमूवल, निकलना, और हाइड्रो हेलोजन का मतलब आपको पता ही है HX का निकलना। तो आखिरकार एल्किल हैलाइड से कहानी है। तो देखो, सबसे पहले ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने एलिमिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस कर रखी हैं, सारी बातें डिस्कस इन एलिमिनेशन केमिस्ट्री। और ये मैंने आपको कहाँ पर पढ़ाया है, रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एल्कीन चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मुझे एग्जांपल्स यहाँ पर समझाने पड़ेंगे, तो मैं समझा देता हूँ। अगर आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारे लेक्चर्स देखो रिएक्शन मैकेनिज्म के। देखो, आपके पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोई भी एल्किल हैलाइड होता है, और एल्किल हैलाइड के सामने यहाँ पर क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और फाइनली आपके पास यहाँ पर एल्कीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके पास यहाँ पर एल्किल हैलाइड होता है उसके पास दो बातें होनी चाहिए। एक तो आपके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और एक यहाँ पर लिविंग ग्रुप जो कि हैलोजन है ही यहाँ पर। तो अगर मैं एग्जांपल सिंपल समझाऊं तो सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके पास CH3 CH2 और यहाँ पर Br। अब जरा इसको देखो ध्यान से सब्सट्रेट को, और यहाँ पर हम बेस की बात कर रहे हैं तो बेस में हम KOH/C2H5 ले सकते हैं। इसको मैं सिंपल बोल सकता हूँ एल्कोहलिक KOH, और जब भी हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो वो हमारे लिए एज अ बेस वर्क करता है। और आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था रिएक्शन मैकेनिज्म में कि जो बेस होता है वो बेस दुनिया में क्या करने आया है, बेस दुनिया में H+ खाने आया है। फिर सुनिएगा, बेस दुनिया में H+ खाने आया है। कौन सा H+ खाने आया है, बीटा H+ खाने आया है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये पोजीशन 0, ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन बीटा। तो अगर मैं इस को थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H। तो यहाँ से जो ये बेस है वो बेस क्या करेगा, इस H को ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन चल रही है और आपके पास यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। बोलिए, क्या आपको अच्छे से समझ में आ चुका है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक तो हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हैलोजन निकल रहा है। तो हम यहाँ पर दिखा भी सकते हैं साइड में, लेकिन हमें साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। हमारी केमिस्ट्री में ऑर्डिंग में हमेशा मेन प्रोडक्ट से ही मतलब होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये एक एग्जाम्पल था। मान लो ऐसे हम कुछ और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कुछ इस तरीके से मैंने एक बड़ा सा चेन ले लिया और यहाँ पर आपके पास मैंने एल्कोहलिक KOH मेंशन कर दिया, और अभी भी बताया एल्कोहलिक KOH क्या होता है, बेस होता है, और बेस दुनिया में क्या करने आया है, बीटा H खाने आया है। तो ये पोजीशन 0, ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन बीटा। तो यहाँ पर H होगा, तो यहाँ से बेस इसको H ले जाएगा और यहाँ से इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए, सारी बातें क्लियर है यहाँ पर। तो अगर मैं थोड़ा सा रिएक्टिविटी की बात कर लूँ कि आखिरकार यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या रही होगी, तो रिएक्टिविटी जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं हैलोजेंस की बात करता हूँ तो हैलोजेंस के केस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमारे पास ये रहेगा, RI, RBr, RCl और यहाँ पर क्या है, RF। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर का रीजन क्या है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी।
क्योंकि यहाँ पर आयोडीन की लीविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर जैसे ही एक बार ये बहुत आसानी से निकल चुका है तो हम बोलेंगे वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यदि आपके पास हैलोजन सेम है लेकिन यहाँ पर आपके पास एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, पहला आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये है, और तीसरा आपके पास ये है। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री और दिस इज 1 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए बताइए, या फिर मैं इसको सवाल ही बना देता हूं, ये आपके पास सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल और क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछा जाए कि बताइए यहां पर रेट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, सवाल क्या पूछा जा रहा है यहां पर, रेट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो किस तरीके से प्रोसीड करोगे, तो सबसे पहले क्या करो, आप सबके सामने बेस लेके आ जाओ, सबके सामने बेस लेके आ जाओ, आप सबके सामने बेस लेके आ गए, सबके सामने बेस लेके आ गए, और बेस लाके आप सबके कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन का फॉर्मेशन तो कर ही सकते हो भैया मेरे। इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन कर दोगे, यहां पर भी आप इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2, ये पोजीशन 0, ये अल्फा बीटा, और फाइनली यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर एल्काइल ग्रुप में वेरिएशन हो, जरा ध्यान से देखो, यहां पर इस एल्काइल ग्रुप में वेरिएशन है, ये 3 डिग्री है, यहां पर ये 2 डिग्री है, और यहां पर ये एक तरीके से 1 डिग्री आप कह सकते हो। तो अगर मैं इसके एल्काइल ग्रुप में वेरिएशन की वजह से रेट ऑफ डीहाइड्रोजनेशन पूछ रहा हूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। नाउ वी हैव टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हम बोलेंगे वहां पर उसी के कोरस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा। और आपको अच्छे से पता है एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम जिस फैक्टर की हेल्प लेते हैं वो फैक्टर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर आप यूं कह सकते हो अल्फा H। मोर द नंबर ऑफ अल्फा H मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो चलिए अल्फा H को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है ये पोजीशन क्या होती है 0, तो ये अल्फा अल्फा कार्बन, तो हम बोलेंगे यहां पर आपके पास अल्फा H कितने हैं, 6 हैं। ऐसे ही ये पोजीशन 0, यहां पर ये अल्फा, तो यहां पर आपके पास अल्फा H कितने हैं, 3 है। अरे ये सब बेसिक केमिस्ट्री है भैया, जीओसी में पढ़ाया था। अब मेरे से उम्मीद मत रखिए कि सर यहां पर फिर से समझाइए कैसे अल्फा H कैलकुलेट करते हैं। देखो यार, मैं आपको फिर, आप मुझसे 1000 बार कहवा लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द गेम ऑफ कनेक्टिविटी। जब तक आप इसको एक सीक्वेंस में नहीं देखोगे तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली। अगर आप सीधे सोचो कि हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आ रहा है, हम सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एल्किल हैलाइड से सीधे क्वेश्चन आ रहा है, हम एल्किल हैलाइड अटेम्प्ट करते हैं, अल्कोहल से क्वेश्चन आ रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो सीधे हम कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में सीख कर स्कोर करना है और बेहतरीन नंबर लाने हैं एज कंपेयर टू दूसरों से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बाकी दूसरों से बहुत अलग कर देता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए चाहिए सबसे पहले पेशेंस और दूसरा कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे बहुत ही प्यारे से, आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, PYQ क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आने चाहिए। ये जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करके तो देखो क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपका लेवल थोड़ा अच्छा हो रहा है। ऐसे धीमे धीमे कितने भी टिपिकल क्वेश्चन आए उनको आसानी से करना है आपको। तो यही मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर अल्फा H कितना है, 0 है, सिखाया था। अरे भैया यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब आप खुद चेक करो, जहां पर आपके पास अल्फा H की वैल्यू सबसे ज्यादा, देखो चेक करो, जहां पर आपके पास अल्फा H की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, बताइए। इसका मतलब मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि सर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी। नाउ अगर हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना हो तो हम बोलेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फाइनली मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपसे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड पूछता है तो हमेशा 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, और फिर फाइनली 1 डिग्री का। दिस इज ऑल अबाउट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अब हम एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं छोटा सा, इसी से रिलेटेड है, रेजियो सेलेक्टिविटी। उसकी बात करते हैं, और वहीं पर एक टर्म और होता है रेजियो स्पेसिफिक। दोनों ही टर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
तो हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ही पढ़ रहे हैं, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में एक बहुत ही प्यारा सा टर्म है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब देखो टर्म क्या है, उस टर्म का नाम होता है रिजियो सेलेक्टिविटी। अब यहां से सवाल यह आता है कि सर रिजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, पहले आप यही समझा दो। तो हम यूं कह सकते हैं कि यदि आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट के सामने मैं वहां पर क्या लेके आ रहा हूं, रिएजेंट लेके आ रहा हूं, जहां पे आपके पास मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास यही है, जो मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वह आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने चाहिए। फिर से सुनिए, वह आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने चाहिए, और जो प्रोडक्ट आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसी को हम रिजियो आइसोमर्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब वह रिएक्शन, हम ऐसे कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं वह रिएक्शन जहां पर आपके पास रिजियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी रिएक्शन को नाम देते हैं रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। बोलिए, क्या आपको एक आइडिया समझ में आया? एक्चुअली रीजन का सिलेक्शन, आपके पास दो रीजन, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें से आपके पास मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आने वाला है। पक्की बात है, एक प्रोडक्ट आपके पास मेजर बनेगा और एक प्रोडक्ट आपके पास माइनर बनेगा। अब ये चेक करना है कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो एक्चुअली हम यहां पर ही सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट-जेफ रूल। तो यहीं पर हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट-जेफ रूल। पहले मैं बता देता हूं कि सेट-जेफ रूल क्या होता है, ये पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जहां पर आपके पास अल्फा एच क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, क्योंकि उस पर अल्फा एच की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। आपके पास सबसे पहला एग्जांपल है, यहां पर Br है और यहां पर आपके पास एल्कोहलिक QH है। जरा बात को ध्यान से समझना, हमारे पास क्या ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है। अगर ये आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, देखना जरा ध्यान से। ये आपके पास क्या है, बेस है। ये आपके पास क्या है, बेस है, और यहां पर आपके पास H है और यहां पर आपके पास H है। बोलिए, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस H को एक बार खा ले या इस H को खा ले। तो दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1 और दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो आपके पास यहां पर क्योंकि दो डिफरेंट तरह के बीटा H है, तो यहां पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। यदि इसने ये वाला H खाया तो आपके पास यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर ये वाला खाया तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल आ रहा है, अगर मैं इस पे अल्फा एच कैलकुलेट करता हूं तो ये 6 अल्फा एच आ रहे हैं, और अगर मैं इस पे अल्फा एच कैलकुलेट करता हूं तो 2 अल्फा एच आ रहे हैं, क्योंकि दो यही होंगे और यहां पर 3 और यहां पर 3। तो हम बोलेंगे जहां पर अल्फा एच ज्यादा होते हैं वही आपके पास सेट-जेफ एल्कीन होती है, और सेट-जेफ एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड्स या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के टाइम। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, तो एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर वही आप बेस ले लेते हो एल्कोहलिक QH। अरे बोलो, तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो एक तो बीटा H ही दिखेगा क्योंकि ये पोजीशन 0 है, ये अल्फा है, एक बीटा H ये दिखेगा और एक बीटा H ये दिखेगा। तो आपको यहाँ पर जो बीटा H दिख रहे हैं वो दो डिफरेंट बीटा H दिख रहे हैं। फिर से एक तो ये डिफरेंट बीटा H है और ये दोनों तो सेम ही है, तो इन दोनों में से कोई एक ले लो। तो आपके पास यहाँ पर जब दो प्रोडक्ट बनेंगे तो एक प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा और एक प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज सब्सटीट्यूटेड, तो यही आपके पास क्या होगा, मेजर, क्योंकि ये आपके पास क्या है, सेट-जेफ एल्कीन। और दूसरी तरफ हम इसी को कहते हैं हॉफमैन एल्कीन। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझा रखी हैं,
आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगी, हॉफमैन एल्कीन। तो हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हमारे पास हमेशा ZJ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। बोलिए, क्या आपको ये फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया? इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एल्कीन के इंट्रोडक्शन की बात की, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने रिडक्शन ऑफ एल्काइंस की बात की, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड की बात की। अगर आपको इस पोर्शन में डिफिकल्टी आ रही है, देन कॉन्टेक्ट टू रिएक्शन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन केमिस्ट्री पार्ट, यू हैव गेट योर ऑल क्वेश्चंस आंसर्स। अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से थर्ड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल।